फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीख लिया था। किया क्या था एक्चुअली में, बस गिनना सीखा था, वेज को गिनना। पर जैसे लार्ज नंबर है तो लार्ज नंबर है तो उनको एक एक करके थोड़ी गिनेंगे, नहीं, एक हमने उनको गिनने का एक तरीका सीख लिया था कि सर किसी एक इवेंट को करने के तरीके एम वेज और दूसरे इवेंट को करने के तरीके एन वेज, तो टोटल ए और बी को साइमल्टेनियसली करने के एम एन वेज थे। ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था, ठीक है। उस पर एक क्वेश्चन और आज कर लेते हैं सबसे पहले, जिससे उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो क्वेश्चन लिखिए, नंबर ऑफ वर्ड्स which can be formed from the letters of the word machine, ठीक है। if vowels may occupy the फर्स्ट कंडीशन है ओड पोजीशन, और सेकेंड कंडीशन है इवन पोजीशन। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मशीन वर्ड के लेटर से हमको कितने सारे हम वर्ड और बना सकते हैं, मतलब मशीन वर्ड के लेटर से उनको हम अरेंज कर सकते हैं ना। जैसे MACHINE ही है, हम बोल सकते हैं कि सर एक वर्ड MECHINA हो सकता है। इस तरीके से इन लेटर्स को अरेंज कर कर आप कितने वर्ड बना सकते हैं। पर इसमें कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी? पहली कंडीशन कि वोवल्स में ऑक्यूपाई दी ओड पोजीशन। तो पहले बताओ इसमें वोवल्स कौन कौन से हैं? A, I और E, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं ओड पोजीशन पर जब वोवल्स आ सकते हैं तो कितने लेटर्स का वर्ड है अपना? 3 3 6 और 1 7, 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक बात है भाई, 7 लेटर्स का वर्ड है। अब मेरे को बताओ पहले हम किन को फिल करें? कि सर आप पहले इन वोवल्स को फिक्स कर दो, क्योंकि इसने बोल दिया कि ये वोवल्स ओड पोजीशंस पर ही आ सकते हैं। तो ये सब पोजीशंस ओड पोजीशंस है, ये सब पोजीशंस ओड पोजीशंस है। तो कल मैंने एक बात की थी पिछली क्लास में कि जो कम हो पहले उसको ख़त्म कर दो। मतलब यहाँ पर कम कौन है कि यहाँ पर वोवल्स कम है, कितने? 3 पर उनके लिए जगह 4, ठीक है। तो सबसे पहले ए को फिल करने के लिए 4 वेज, 4 जगह है ए को रखने के लिए, यहाँ रख सकते हो या यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर। इसके बाद आई एक जगह तो फिल हो चुकी, एक जगह पर 2 लेटर नहीं आएंगे। आई के लिए बची 3 जगह और ई के लिए बची 2 जगह। क्या ये बात समझ में आई? तो इन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तीनों लेटर्स मेरे को भरने हैं, मतलब ये तीनों इवेंट्स एक साथ होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आती है बात कॉन्सोनेंट्स की। 4 पोजीशंस थी, 1 2 3 4, इनमें से कितनी जगह मैंने भरी? केवल 3 भरी ना। एक तो ओड पोजीशंस बची और बाकी 1 2 3 इवन पोजीशन, 1 ओड पोजीशन। कितनी जगह बची अपने पास? 4 पोजीशंस बची और 4 ही कॉन्सोनेंट्स है अपने पास। 3 यदि वोवेल्स है तो 4 कॉन्सोनेंट्स होंगे। 7 लेटर्स का वर्ड है और कोई भी रिपीट नहीं है, तो 3 वोवेल्स आर देयर, देन 4 कॉन्सोनेंट्स आर देयर। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स भी लिख लेते हैं भाई, M C H और N। ठीक है,
तो सपोज करो कि भैया ये वाला और ये वाला जगह भर चुके हम, पता नहीं कौन सा भरा है पर हमने ये 3 जगह भरी है मान लीजिए। तो अब यहाँ पर कितने तरीके से भर सकते हो इसको, आपके पास कितने लेटर्स हैं 4, MCHN। सर इसको आप 4 तरीके से भर दीजिए, इसको फिर आप 3 तरीके से, फिर इसको आप 2 तरीके से और इसको 1 तरीके से। सारे इवेंट्स एक साथ होने चाहिए। 4 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई करा लीजिए। 24 × 24 576 आंसर आया समझ में। सबसे पहले हमने क्या किया, जिस पर कंडीशन लगी हुई थी वोवल्स, पहले हमने उसको भर दिया, ठीक है। उसमें भी जगह ज़्यादा थी, नंबर ऑफ लेटर्स कम थे, तो हमने पहले उनके तरीके बता दिए कि भैया ए के पास 4 जगह, आई के पास 3 जगह, ई के पास 2 जगह। 4 ऑड पोजीशंस थी, 3 ऑड पोजीशंस खत्म, बची केवल 1 ऑड पोजीशन और 3 इवन पोजीशन। 3 इवन पोजीशन और 1 ऑड पोजीशन मिलकर हो गई 4 जगह। 4 जगह हो गई तो 4 ही अपने पास लेटर बचे हैं, तो इस जगह को भी भरना है। 4 तरीके से भर सकते हैं, इसको 3, इसको 2, इसको 1। या फिर आप ऐसा सोच सकते थे सर एम के पास कितने तरीके, एम के पास कितनी जगह है, कि सर 4 जगह, आप यहाँ भर सकते हो, यहाँ या फिर यहाँ। तो इस तरीके से कर सकते थे कि आप जगह को ना भरकर आप लेटर्स के लिए जगह फिक्स कर लेते हैं। क्या बात क्लियर हुई क्या? दोनों ही तरीके हैं, पर जब लेटर्स कम हो जगह ज़्यादा हो तो पहले लेटर भरो, और यदि लेटर कम है लेटर ज़्यादा है जगह कम तो पहले जगह फिल करो, और यदि लेटर और जगह दोनों सेम है तो किसी को भी भर दो। आपकी इच्छा है, कहीं से भी प्रोसीड कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। पर यदि वर्ड्स कम है तो पहले वर्ड्स के लिए कंडीशन लिखो, यदि जगह कम है तो जगह के लिए कंडीशन लिखो, इससे ही आपका आंसर आएगा। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे और आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये बात भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी। और मल्टीप्लाई क्यों कराया भाई, कल बता दिया था ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कि एक इवेंट के होने के तरीके m है, दूसरे के n है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, तो ये सबको मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का, बी पार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वोवल से ही, ए, आई और ई। 7 पोजीशंस आर देयर। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, 7 पोजीशंस आर देयर। अब वोवल्स कहाँ आनी चाहिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वोवल्स में ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन, वोवल्स में ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन। तो इवन पोजीशन तो भैया साफ साफ दिख रही है ना यार, ये रही इवन पोजीशन, ठीक है। सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन आर इवन पोजीशन, ठीक है। तो वही देखो, वोवल्स 3 जगह भी वोवल्स के लिए 3। आपकी इच्छा, आप कहाँ क्या करना चाहते हो, आप करना चाहते हो कि इस जगह को 3 तरीके से भर सकते हैं, ए आई ई, एक भरा गया, इसको 2 तरीके से, अब इसको 1 तरीके से। अब बचे 4 कॉन्सोनेंट्स, 4, 3, 2 और 1। तो 3 × 2 × 1 और 4 × 3 × 2 × 1 फाइनलाइज कर लेते हैं। फाइनल आंसर आ जाएगा जिससे 24 आंसर आ गया 144। ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, क्या हमने तरीका लगाया, सिंपली केवल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, केवल मल्टीप्लाई करना है, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं, केवल मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो बचपन में करना सीखा ही होगा, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में ही अपन क्या करेंगे, केवल मल्टीप्लाई और एडिशन, 2 ही काम करने हैं हमको फाइनल, बस और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। चलें आगे। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो हम देख लेते हैं। उसका नाम लिख लीजिए पहले तो टॉपिक का, एक्सपोनेंट
ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम क्या होता है भाई? अरे 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना कि किसी भी एक नंबर को हम प्राइम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, कि नहीं पढ़ा? जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 27, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 की पावर 3। 144 ले लीजिए, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 12 इंटू 12, और इसको फाइनल इधर करें तो 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। और कोई भी आप एक नंबर ले सकते हैं, लार्ज नंबर ले सकते हैं, हर नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर इस वाले नंबर में 144 में एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम क्या है, 2 प्राइम है 2 और 3, तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना आ रहा है सर? दिख रहा है, एक्सपोनेंट मतलब पावर होती है, मतलब प्राइम की पावर की बात कर रहा है। तो यहाँ एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना 4, और एक्सपोनेंट ऑफ 3 कितना है? एक्सपोनेंट ऑफ 3 कितना है भैया? 2 है, साफ साफ दिख रहा है। इसकी बात करें, यहाँ केवल एक्सपोनेंट ऑफ 3 ही है। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इक्वल टू 3। सही है भाई। आपको एग्जांपल ले लीजिए, 160 ले लीजिए, तो 160 आप लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 32 पंजे 160, 2 की पावर 5 इंटू 5, तो यहाँ एक्सपोनेंट ऑफ 2 इक्वल टू 5 और एक्सपोनेंट ऑफ 5 इक्वल टू 1। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इक्वल टू 1। क्या बात समझ में आई क्या? एक्सपोनेंट ऑफ एन प्राइम इन ए नंबर, कुछ भी नहीं है भैया, प्राइम फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइज करने के बाद उस एक प्राइम की जो पावर होगी वही आपका एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी होगा। समझ में आई बात? ठीक है, अब यहाँ अपना टॉपिक तो कुछ और कह रहा है ना, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल। किसमें देखना है हमको? एन फैक्टोरियल। तो यार एन फैक्टोरियल भी तो एक नंबर ही है। आप इसको जब सॉल्व करोगे, जैसे कि हम सॉल्व कर लेते हैं एन फैक्टोरियल को, आप 5 फैक्टोरियल ले लो, क्या होगा? कल बताया था 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना? 120। 6 फैक्टोरियल लिखना चाहोगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 720। 7 फैक्टोरियल लिखना चाह रहे हो तो क्या होगा? ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 5040। 4 फैक्टोरियल कितना होगा भाई? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6, और 2 फैक्टोरियल कितना होगा अपना? 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना कम से कम याद होना चाहिए, अप टू 6 फैक्टोरियल तो याद होना ही चाहिए। तो अब 5 फैक्टोरियल में प्राइम पी की का एक्सपोनेंट, प्राइम पी का एक्सपोनेंट, जैसे यहाँ ही देख लो आप, तो यहाँ क्या क्या आएगा? इसका पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं, वो कितना होने वाला है? 120, 4 6 8 2 4 दूनी 8, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। बोलो भाई, सही है ना? 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। यदि 6 फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो 2 क्यूब हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो अपना ये हो रहा है, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू
5 इंटू 7 कर लेना आप लोग भाई, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, 10th क्लास में पढ़ा था आपने। यहाँ पर एक्सपोनेंट ऑफ 2, 3 और 5 कितना कितना है, प्राइम का ही होगा एक्सपोनेंट, ठीक है। क्वेश्चन जो आएगा वो एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम का ही आएगा, ठीक है। इसमें हो गए एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज 3, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इज 1 एंड एक्सपोनेंट ऑफ 5 इज 1। यहाँ पे देखना चाहोगे तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज 4, एक्सपोनेंट इज ऑफ 3 इज 2 एंड एक्सपोनेंट ऑफ 5 इज 1, ठीक है। ये 3 प्राइम है तो ये तीनों का हो गया। यहाँ देखना चाहोगे तो एक्सपोनेंट ऑफ 4, एक्सपोनेंट ऑफ 4 प्राइम थोड़ी, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज 4, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इज 2 एंड एक्सपोनेंट ऑफ 5 इज 1 और एक्सपोनेंट ऑफ 7 इज इक्वल टू 1। और कोई प्राइम यहाँ है नहीं। यदि आपसे पूछे कि एक्सपोनेंट ऑफ 11 इन दिस तो क्या बोलोगे, 0, कि सर 11 की तो कोई पावर ही नहीं है ना, 11 की कोई पावर नहीं है तो 11 की पावर 0 लिख दो। पूछ ही रहा है तो वैसे पूछेगा नहीं, बट पूछे तो 11 की पावर 0, तो एक्सपोनेंट ऑफ 11 इज 0, खत्म बात। ओके, तो एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम हो गई। अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि भैया आप निकालो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। अब भाई 7 फैक्टोरियल निकालने में तुम्हारी दम निकल रही है, 5040, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल निकालने बैठोगे, फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी करोगे, तो फिर पेपर में एक ही क्वेश्चन होने वाला है कि भैया एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा फिर तुमसे, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं होगा, क्योंकि 100 फैक्टोरियल कितना लार्ज नंबर आएगा, फिर उसका भी तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो तुमसे तो ना होने वाला, ठीक है, वो तुमसे तो नहीं होगा, ठीक है। तो सर फिर छोड़ दें क्वेश्चन को, फिर तो जब नहीं होना है तो क्यों टाइम वेस्ट करें। अरे भैया बहुत आसान है, क्यों छोड़ना है, केवल प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो करना है, पर हम दूसरे तरीके से करेंगे। क्यों इसी तरीके से करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ टफ होती है जनरल तरीके से हम उसका नया मेथड डिफाइन करते हैं, तभी तो हम मैथ पढ़ते हैं भाई, एप्लीकेशन सीखते हैं हर चीज़ का, तो बस वही हम सीखेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या है, जैसे इसमें मान लीजिए वो नंबर भी होंगे, यदि आप लिखना चाहोगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 100, यही आपका 100 फैक्टोरियल होगा, पक्की बात है। ध्यान से सुनना, देखिए ध्यान से सुनना, ये जो भी बोल रहे हैं 1 2 3 4 अप टू 100, ठीक है। अब तुम ये सोचोगे कि सर 2 जहाँ जहाँ 2 है ना वो निकाल लो और उनकी पावर्स को ऐड कर लो तो आ जाएगा, सॉरी, तो वो आ जाएगा, पर वो भी आसान नहीं है, वो भी आसान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई नंबर है वो आपको 2 की पावर 1 दे रहा है, क्या दे रहा है, 2 की पावर 1 दे रहा है। जो कौन कौन से नंबर है जो 2 की पावर 1 आपको दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, और बाकी की हम बात नहीं करें, कम से कम 1 तो दे ही रहा है। तो 2 4 6 8 अप टू 100, उसको हम एक बार गिन लेते हैं। जो हमको 2 की पावर 1 दे रहा है उसको हम एक बार गिन लेंगे, जो 2 की पावर 1 दे रहा है उसको हम एक बार गिन लेंगे। तो सर यहाँ तो 2 की पावर 2 भी दे रहे हैं ना, दो 2 की पावर 2 दे रहे हैं उनको भी तो गिनो आप, उनको क्यों छोड़ रहे हो, कि यहाँ गिन लो ना यार। 4 8 12 16 इस तरीके से चलता जाएगा ये 100 तक। 100 भी आपको 2 की पावर 2 देगा ही देगा। इसके बाद सर 2 की पावर 3 भी दे रहा है ना कोई, तो 8 16 24 और 96। इसके बाद 2 की पावर 4 16 32 48 64 और 96, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 5 जो दे रहा है 32 96, यस। और फिर उसके बाद 2 की पावर 6 जो दे रहा है
और 2 की पावर, बस इतना ही होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो 2 की पावर 1 दे रहा है उसको एक बार गिन लिया, जो 2 की पावर 2 दे रहा है उसको 2 बार गिन लिया। तो देखो ना हम क्या कर रहे हैं, 2 की पावर 1 प्लस 2, जो 4 आ रहा था ना, तो प्लस 2, तो पावर्स को हम ऐड ही कर रहे हैं। ध्यान से देखो, जो 2 की पावर 1 दिया जिसने हमको, उसको हमने एक बार गिन लिया, इसको 2, जो 10 आएगा वो 2 की पावर 1 दे रहा है उसको एक बार गिना, जो 2 की पावर 2 दे रहा है उसको हमने 2 बार गिन लिया, जो 2 की पावर 3 दे रहा था उसको हमने 3 बार गिन लिया, जो 2 की पावर 4 दे रहा था उसको हमने 4 बार गिन लिया, 1 2 3 और 4, 2 की पावर 5 दे रहा है उसको 5 बार गिन लिया। तो आ नहीं गए भैया, सारी पावर्स का सम आ गया ना। तो आप ऐड कर लो अब इनको, सर ये 50 है और ये अपना कितना आएगा, 25 आएगा, प्लस ये कितना आएगा फिर 12, और 3 और 2 5, और 3 8 और 1 9। सही बात है। यहाँ करना चाहते हो इसी चीज़ को तुम, इसको ऐड कर लेंगे अपन 5 फैक्टोरियल, किसको 5 फैक्टोरियल में भी यही काम कर रहे हैं। तो वैसे तो डायरेक्ट आ जाएगा, पर ध्यान से देखना चाहो तो जो एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकालते हैं, जो पावर 1 दे रहा है ये दोनों ही 1 देंगे, और जो पावर 2 दे रहा है तो 2 और 1 3, देखो 3 ही आंसर आ रहा है। 6 फैक्टोरियल की बात करें, जो 2 की पावर 1 दे रहे थे 2 4 6, और जो 2 की पावर 2 दे रहा है वो केवल 4 है, तो आंसर देखो 4, तो आंसर आएगा सेम। ये भी थोड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा। तो अब हम एक फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्या किया था हमने, जो 2 की पावर 1 दे रहा है उसको हमने एक बार गिना, जो 2 की पावर 2 दे रहा है उसको 2 बार गिना, जो 2 की पावर 3 दे रहा है उसको 3 बार गिना। अब हम फॉर्मूला देखेंगे, ये भी हमको मज़ा नहीं आया। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई पी प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई पी स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई पी क्यूब, चलता जाएगा। देखो ये है क्या, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, ये भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा शायद, पता नहीं मैम ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, पर देख लो फिर भी। ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो बॉक्स बनाकर हम अंदर इसमें नंबर लिखते हैं, क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स, ये आपका होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो एग्जाम्पल से देखो, 1.46 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, क्या बोल रहा है पढ़ो ना यार, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स, एक्स क्या हो गया यहाँ पर 1.46, तो 1.46 से छोटे इंटीजर क्या क्या है सर, 0 -1 -2 -3, 1 0 -1 -2 -3 चलता जाएगा नीचे। उनमें सबसे बड़ा कौन भैया, उनमें सबसे बड़ा 1। यदि आपसे पूछे कि सर 0.98 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 0.98 से लेस देन वाले इंटीजर कौन कौन है सर, 0 -1 -2 -3, तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन है 0, तो इसका वैल्यू हो गया 0। इतनी बात समझ में आई, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स, एक्स जो आपकी कोई भी वैल्यू होगी वो इंटीजर हो सकती है, नॉन इंटीजर हो सकती है, कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू है तो उससे छोटे सारे इंटीजर आप देख लो, उनमें सबसे बड़ा ले लो। यदि आपसे पूछे माइनस ऑफ 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -0.1 से छोटा इंटीजर सर -1 -2 -3, सबसे बड़ा -1, तो इसका वैल्यू -1 होगा। तो उस क्वेश्चन को हम करें, इस वाले को एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा ये एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, तो प्राइम p की वैल्यू कितनी हो गई उसमें 2, तो 100/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/2 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/2 क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/2 की पावर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/2 की पावर 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/2 की पावर 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर
प्लस 100/2�7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। किधर से चलते जाएंगे क्या, कब तक चलेंगे? नहीं, ज़्यादा नहीं चलना है, देखना भी। ये तो हो गया सर 50 और ये डायरेक्ट आ गया 100/4 25। क्यों? क्योंकि यदि इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे ना, लेस देन इक्वल टू लिखिए इसको, हाँ इक्वल भी हो सकता है, लेस देन ही जरूरी नहीं है, लेस देन इक्वल टू एक्स। यदि x यदि आपका इंटीजर हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ही हो जाएगा। जैसे यहाँ 100/250, 100/4 25, 100/8 बोलिए कितना होगा, 100/8 12 पॉइंट समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 12 प्लस 100/16 कितना होगा, 6 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ 6 ही लिखा था क्या, शायद यहाँ कुछ गलती हुई है, देखना ध्यान से। हाँ ये 80 छूट गया था यहाँ पर, देखिए कुछ ना कुछ गलती हो गई थी, तो फॉर्मूले से गलती नहीं होगी ऐसी, ठीक है। तो 100/16 का वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 प्लस 100/32 3 पॉइंट समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 प्लस 100/64 1 पॉइंट समथिंग प्लस 100/128 भैया 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो हटाओ उसको आगे 0 और इसको जोड़ लो 75 प्लस 18 प्लस 4 18 और 4 22, तो आ गया 97। आई बात समझ में? क्या फॉर्मूला लगाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/p² प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/p³ प्लस अप टू चलता रहेगा जब तक कि वो 0 ना आ जाए। 0 आने के बाद सारे 0 आएंगे, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। इसका आंसर ये आ गया। यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं कि एक्सपोनेंट ऑफ फाइव इन 100 फैक्टोरियल, तो करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। p की जगह 5 आ जाएगा, n अपना 100 हो गया, 100/5 प्लस 100/5² प्लस 100/5³ अब आगे जाना पड़ेगा क्या, क्योंकि 5³ कितना होता है 125, 0 पॉइंट समथिंग, खत्म। आगे के अपन को यहीं तक चलना था, तो 20 प्लस 100/25 कितना हो गया 4, तो आंसर आ गया आपका 24। कितना आसान है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। ओके ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। पर एक क्वेश्चन और लिख लीजिए इसके पहले, फाइंड दी, एक क्वेश्चन लिख लीजिए जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। फाइंड दी नंबर ऑफ साइफर्स एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल, और साइफर्स का मतलब होता है जीरोज। तो ये ध्यान रखना आपको, लाइफ टाइम रखना है, ऐसा नहीं जेई की तैयारी टाइम, लाइफ टाइम आपको ध्यान रखना है। साइफर्स दिखे तो नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में।